डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं इस सदन के माध्यम से एप्रोप्रिएशन बिल पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह केवल वित्तीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह देश की विकास यात्रा, पारदर्शिता और जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण आधार है। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह विधेयक सरकार को संसद द्वारा स्वीकृत व्यय को समेकित निधि से निकालने की अनुमति देता है। यह लोकतंत्र की उस मूल भावना को मजबूत करता है जिसमें जनता के पैसे का उपयोग जनता की अनुमति से किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार वित्तीय अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हमने जो वित्तीय घाटा था उसको कम किया है और एक योजनाबद्ध तरीके से खर्च किए गए हैं। डीबीटी के माध्यम से करोड़ों रुपए की बचत हुई है। विपक्ष अक्सर कहता है कि सरकार खर्च बढ़ा रही है, लेकिन ये नहीं बताते कि यह खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, गरीब कल्याण पर है और राष्ट्र निर्माण पर हो रहा है। और यह बजट सबसे बड़ा लाभ गरीब और वंचित वर्ग को मिले, इसके लिए तमाम प्रयत्न कर रहा है। मुफ्त राशन योजना, प्रधानमंत्री आवास से लाखों लोगों को घर मिला है, आयुष्मान भारत के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा दी गई है। यह खर्च नहीं बल्कि एक तरीके का यह सामाजिक निवेश है और इसके कारण जो परिस्थितियां बदली हैं उनके पीछे अंतर्निहित भाव यह है कि भारत का लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण और दूसरा लक्ष्य है कि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत, और यह चीज बड़ी अच्छी तरीके से हमारे बजट में जो प्रावधानित जो राशियां थी उनके माध्यम से संपादित हुआ है। चाहे वो रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, इन पर रिकॉर्ड निवेश किया गया है। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया एक मजबूत बढ़ावा दिया है। माननीय सभापति महोदय, तमाम चीजें ऐसी होती हैं। हम पिछले बार देखते थे तमाम ऐसे प्रश्न आते थे जिनमें भ्रष्टाचार का नाम और उसका समावेशन होता था। कभी तरह तरह के घोटालों की हम आवाजें सुनते थे, लेकिन आज क्या सुनते हैं? आज हम वित्तीय अनुशासन के अंतर्गत काम कर रहे हैं, गरीबों की योजनाओं का लाभ उनको पहुंचा रहे हैं, एक पारदर्शिता को हम सुनिश्चित कर रहे हैं और सरकार ईमानदारी के साथ काम करने के कारण वो तमाम प्रकार की उपलब्धियों को आज प्राप्त कर रही है। चाहे कर आच्छादन का विषय हो, चाहे राज्य को टैक्स का बड़ा हिस्सा दिए जाने का विषय रहा हो, चाहे विशेष प्रकार की सहायता योजनाओं को चलाने में सफलता का एक मापदंड तय हुआ हो, प्रत्येक स्थिति में हमने सफलता हमारी सरकार ने प्राप्त की है। आज सबसे बड़ी चीज यह है कि हमने युवाओं के लिए और किसानों को एमएसपी में वृद्धि लगातार चलती रही और पीएम किसान के माध्यम से उनको सीधी सहायता मिली। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और रोजगार सृजन आज एक आवश्यकता बन गया है। आज युवा रोजगार के लिए नहीं, आज नौकरी के लिए नहीं, आज स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार देने की स्थिति में पहुंच रहा है। यह एप्रोप्रिएशन बिल केवल वर्तमान की जरूरत नहीं है, यह भविष्य की नींव है और टेक्नोलॉजी के आधार पर हर क्षेत्र में एक आर्थिक विकास है। माननीय दिनेश जी, माननीय सदस्यगण कृपया प्लीज, बहस चल रही है, आप शांति बनाए रखें प्लीज। माननीय दिनेश जी, यह हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक अच्छा काम है। ये केवल बजट नहीं है, ये भारत की एक उज्जवल भविष्य का ये रोड मैप है। मान्यवर, इसलिए मैं इस चीज को बार बार इंगित करता हूं कि हम जब तुलना करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये भारत के सपनों का दस्तावेज है। इस एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से हम विकास को वास्तविकता में बदल रहे हैं। हम जो अंधेरों में कहते हैं ना कि जो अंधेरों में उजाले के सपना सजाते हैं, वो ही इतिहास में भारत नया भारत बनाते हैं। नया भारत बनाने की तरफ हम लोग अग्रसरित हो रहे हैं। और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश को कभी जो पिछली सरकारें हुआ करती थी उसमें व्यंग्य स्वरूप लोग इसको बीमारू प्रदेश कहा करते थे। आज यही है, इसको हम ग्रोथ के इंजन के रूप में आज संबोधित करने में सक्षम बन रहे हैं।
ये स्पष्ट अंतर इसलिए है कि यूपीए सरकार के समय और एनडीए सरकार के समय तमाम फर्क हमें साफ दिखाई पड़ता है। 2014 में $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, आज 4 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम पार कर चुके हैं। हम 2010 में जो अर्थव्यवस्था थी उससे आज हम 2 गुना बढ़ चुके हैं। हम उस अर्थव्यवस्था में अब नहीं है जो हम नीचे से 5वें स्थान पर आते थे, आज ऊपर से टॉप 5 में हमारा नाम दर्ज हो रहा है। ये बजट का आकार अगर आप देखो तो 2014 में ये 16 लाख करोड़ था, आज 2026 में 50 लाख करोड़ बन गया है। आज 3 गुना से अधिक इसमें वृद्धि हुई है। अगर हम पिछले चीजों का अगर करें तो पूंजीगत व्यय 2014 में 2 लाख करोड़ के आसपास था, आज अगर हम देखें 2026 में तो ये 11 लाख करोड़ के आसपास बना है। मान्यवर, ये 5 गुना इसमें वृद्धि हुई है और ये वृद्धि इसलिए है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो और उसके द्वारा जो हमारी अन्य प्रकार की योजनाएं हैं उनका कार्य संचालन संभव हो सके। पहले क्या था कि योजनाएं फाइल में दौड़ती थी, आज क्या है ये अब जमीन पर दौड़ रही हैं। और पहले क्या था कि अन्य योजनाओं को करने में तमाम प्रकार के चैनल से होकर इसको जाना पड़ता था, आज एक प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रांति मची हुई है पूरे देश में। सड़क निर्माण पहले 12 किलोमीटर प्रतिदिन था, आज 30 किलोमीटर प्रतिदिन के आसपास है। एयरपोर्ट 70 से 150 के आसपास एयरपोर्टों का निर्माण हुआ है, पहले 70 थे अब आज 150 है। ये रेलवे में वंदे मातरम, आज रेल ने एक नया प्रकार का जो परिवहन का साधन है हमें उपलब्ध कराया है। 100% विद्युतीकरण की तरफ हमारा रेल विभाग पहुंच रहा है। आज उत्तर प्रदेश में चारों तरफ कहीं नेशनल हाईवे है, कहीं पुलों का निर्माण है, तो कहीं एक्सप्रेसवे, कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दहाड़ रहा है, तो कहीं बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे की आज गूंज वहां पर मौजूद है। 30 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव आज हमारे डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के लिए है। हम कह सकते हैं कि पहले यूपी की पहचान समस्याओं से होती थी, आज उत्तर प्रदेश की पहचान समाधान से हो रही है। पूरे भारत के अन्य प्रदेशों में ये परिवर्तन की लहर है और इसका सीधा कारण क्या है कि 30 लाख करोड़ सीधे जनधन खाते में आए हैं। आज आधार जनधन जो खाते और मोबाइल, इसका जो त्रिवेणी है उससे आज गरीबों के उन्नयन का भाव पैदा हुआ है। आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। पहले नारा था गरीबी हटाओ, अब गरीबी हट गई की दिशा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में 37,000 करोड़ रुपए खर्च होते थे 2014 में, आज 2026 में हम 1 लाख करोड़ की तरफ आगे बढ़े हैं। आयुष्मान भारत ने 50 करोड़ लाभार्थियों को लाभान्वित कराया है। ये बदलता हुआ देश है। रक्षा के क्षेत्र में जैसा प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि आज ज्यादातर चीजों का निर्माण हम स्वयं करा रहे हैं अपने देश में। 2014 में 2.2 लाख करोड़ का व्यय था, तो आज 6.8 लाख करोड़ का आज प्रावधान इसमें है। डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट में विश्व में हम अग्रणी बने हैं। भारत टेक्नोलॉजी का ग्लोबल लीडर बनकर आया है। अब पारदर्शिता बनाम जो भ्रष्टाचार का वो था, वो आज चर्चा का विषय बना है। अब 2G, CWG, कोलगेट, इनके भ्रष्टाचार की गूंज नहीं दिखाई पड़ती। अब क्या है, एक पारदर्शी नीलामी। पहले घोटाले हेडलाइन बनते थे, आज उपलब्धियां हेडलाइन बन रही हैं। मानवर, विपक्ष को समस्या विकास से नहीं है। लोग कहते हैं कि विपक्ष को समाज जो समस्या है वो विकास से है। समस्या ये है कि जो विकास हो रहा है वो उनके बिना हो रहा है, और विकास जो हो रहा है वो भ्रष्टाचार के बिना हो रहा है। आज कहा जाए तो हमने इरादों से तस्वीर बदल दी देश की, वरना हालात की बातें तो सब करते थे। आज जो भारत खड़ा है विश्व के मंच पर, वो सिर्फ सपनों से नहीं, संकल्पों से बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यह 140 करोड़ देशवासियों के विकास का प्रतिबिंब है, जो अब कह सकते हैं कि सफर लंबा था। 2014 के उन विसंगतियों के बाद जो उड़ान थी एक नई उमंगों के साथ, तो उसमें कह सकते थे कि ये सफर लंबा था, लेकिन हौसले भी कम नहीं थे। जो ठान लिया वो करके दिखाया, ये कोई भ्रम नहीं था, और शायद इसी कारण
आज कुछ लोग जो सवालों में उलझ कर रह गए हैं, हम जवाब बनकर देश बदलते चले गए। वो प्रश्न करते रहे और इधर सरकार काम करती रही। और इस एप्रोप्रिएशन बिल के समर्थन में हम जहां कहें उससे पहले कुछ चीजों को मैं कहना चाहता हूं कि आज बदले हुए समय में ये बजट केवल एक बजट नहीं है, ये नए भारत के सपनों का लेखा जोखा है, ये विकास की वास्तविकता को बदलने वाला है। और मैं इस बारे में कह सकता हूं कि इरादे मजबूत हो तो रास्ते भी बन जाते हैं, वरना बहाना बनाने वाले तो संसद में भी मिल जाते हैं। संसद में मिल जाते हैं कि काम नहीं हुआ, काम की आलोचना। मान्यवर, मैं विद्यालय में विद्यार्थी था, ये सौभाग्य था कि मैंने टॉप किया। मेरे साथ में एक मेरा मित्र था, जैसे मान लें यहाँ सत्ता पक्ष है, वहां विपक्ष है, वो हर बार कोई ना कोई कमी निकालता था, खुद तो उछलता कूदता रहता था। जब फर्स्ट आते थे तो बोलता था क्या नकल कर लिया है। आज सरकार काम करती है और विपक्ष आरोप लगाकर उनकी मेहनत को नहीं देखती, उनके सर्वांगीण विकास को नहीं देखती। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज समय बदला है, समय के साथ हमारी मान्यताएं बदली हैं और मान्यताओं के आधार पर हमारा सर्वांगीण विकास की ये अभिकल्पना बदली है। आज अगर सब जगह देखें तो पूरे भारतवर्ष में भी एक शांति का वातावरण है। पहले हमारे प्रदेश में जो पहचान होती थी समस्याओं से, मैंने कहा आज समाधान हो रहा है। ये केवल एक बजट नहीं है, ये नए भारत का एक ऐसा दस्तावेज है जो अंधेरों में भी उजालों का सपना सजाते हैं, वही इतिहास में नया भारत बनाते हैं। अगर इस नए भारत को कहीं देखना हो तो मैं कहूंगा कि आप आ जाओ और आके आप तमाम प्रदेशों का, चाहे आज वो पूर्वोत्तर के राज्य रहे हों जो कभी नहीं हुए थे, जिनका विकास आज वो विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश या बिहार का आप सर्वांगीण विकास देखें, आज हर तरफ जो ये विकास की झड़ी लगी है उसका मात्र कारण ये है कि एक मजबूत नेतृत्वकर्ता के रूप में सरकार बनी है। लोग बोलते थे कि भारत तो विश्व गुरु की तरफ अग्रसरित हो रहा है, लोग व्यंग करते थे कि विश्व गुरु कहां है, ये तो दूसरों की बात मानने लगा। लेकिन आज कूटनीति ने तय कर दिया कि भारत न किसी से डरता है, न किसी से को डराता है, न किसी को धमकाता है और न किसी की धमकी में आता है। वो अपने देश के बारे में सोचता है और शायद इसीलिए आज भारत की जो तस्वीर बनी है कि विश्व में तमाम देश हैं जो युद्धरत हैं। यूक्रेन भी भारत का स्वागत करता है तो रूस के राष्ट्रपति भी भारत में आते हैं। आज अमेरिका भी भारत से बात कर रहा है तो ईरान को भी भारत पर विश्वास है। इजराइल भी भारत का स्वागत करने के लिए तत्पर होता है। तो आज जितने अरब देश हैं वो भी भारत की तरफ आस लगाए खड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं ये संभव क्यों हुआ है, हमने प्रावधानित किया है विकसित भारत के राष्ट्र की कल्पना को, और उस कल्पना को पूरा करने के लिए एक सतत प्रयत्न जो होने चाहिए थे, उन सतत प्रयत्नों के माध्यम से आज एक बड़ी नींव पड़ी है। आज हमारा राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है, महंगाई कम है, मुद्रास्फीति स्थिर है, इसीलिए हमारा ये भारत आज आगे बढ़ रहा है। आपने समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी।